पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर चारों के ये होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के चारों हो गए। अब पास्ट में पहला वही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं इसको। अब देखिए क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान क्या है। तो देखो जिस वाक्य के, हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में या ई ए आ जाए, या ई ए मतलब वर्ब के साथ, कैसे, मैंने आम खाया, वह स्कूल गई, या हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ये जो लास्ट में ए वगैरह आ जाए ना, या ई आ जाए या आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, तो देखिए स्ट्रक्चर होता है पहले सब्जेक्ट V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म, सिर्फ यहीं पर वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है और कहीं नहीं आती, सिर्फ इसमें ही वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है, और वो भी सिर्फ इसके अफर्मेटिव में ही। अगर इसका इंटेरोगेटिव और वो करेंगे नेगेटिव तो उसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है डीड के साथ। सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। अब देखो कैसे, तो सब्जेक्ट मतलब जो खा रहा है आम, कौन खा रहा है, मैं। देखो ये मैंने की कोई वो नहीं होती है, मैंने का मतलब मैं ही है, उसने का मतलब ही है, वह है, याद रहे। तो मैंने का मतलब मैं, इसका मतलब आई होगी इसकी इंग्लिश। तो पहले आई। V2 तो खाना की दूसरी फॉर्म क्या होती है, ईट, दूसरी होती है एट, ATE, और तीसरी ईटन। तो ईट एट, तो ATE, आई एट ए मैंगो। अब देखो ये नॉर्मल बात है कि हिंदी की पहचान तो पता चल रही है, इंग्लिश की तो वैसे ही नहीं दिख रही है आपको। अगर सिर्फ वर्ब की दूसरी फॉर्म है यहाँ पर तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल है। इंग्लिश की भी देख के बता सकते हैं सेंटेंस, और हिंदी का वाक्य देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। अब देखो आई एट ए मैंगो, ये तो अफर्मेटिव हो गया। अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, मान लो शुरू में क्या आ जाए। देखो इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो किस टाइप से, मतलब किस स्ट्रक्चर से बनेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि शुरू में क्या आए, उसने क्या खाया ये भी इंटेरोगेटिव ही है, लेकिन हम सिर्फ क्या लगा के बता रहे हैं। लेकिन जब उसने क्या खाया आए तभी भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डिड। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ना इंटेरोगेटिव में, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है आपकी डिड, याद रहे, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। तो चाहे वो नॉर्मल हो कि क्या मैंने आम खाया, या उसने क्या खाया, उसने कब खाया, कोई भी इंटेरोगेटिव अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड का यूज होता है। तो सिंपल मान लो मैं लिखता हूं क्या मैंने आम खाया, क्या मैंने आम खाया, तो कैसे बनेगी इसकी। तो आपको मैंने बताया कि जब भी शुरू में क्या आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले जो लिखेंगे ना वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उस सेंटेंस की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, डिड यूज होती है। क्या लिखेंगे, डिड, सबसे पहले डिड लिखेंगे। और उसके बाद देखो क्या होता है, डिड बाहर आ जाता है, बाकी सब वैसे के वैसे रहता है। तो डिड इसमें था ही नहीं, तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया, बचा क्या, आई एट मैंगो। लेकिन याद रहे इसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जब डिड आ जाता है तो वर्ब की पहली फॉर्म आती है। जैसे वहां पर डज आ गया था, मान लो अगर डज आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां से अपने आप ऑटोमेटिक SEIS हट जाता है। क्यों, क्योंकि वो ES तो डू में लग गया है ना, डज हो गया है। उसी प्रकार से देखो ये डिड दूसरी फॉर्म होती है डिड, डू की, तो इसका मतलब क्या, सेकंड फॉर्म तो पहले ही होगी, तो इसकी सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, V1 लिखेंगे। तो डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट ए मैंगो, सिंपल। अब देखिए क्या स्ट्रक्चर बना इसका, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, डिड। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। एकदम सिंपल तो है। देखो जितने भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे ना टेंस में, सबका यही पैटर्न होगा, पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग। इससे अलग कुछ नहीं जाएगा, चाहे किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना हो, हेल्पिंग और बाहर निकलेगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग जो बच जाएगी वो। अब इसका नेगेटिव बनाना हो, मान लो मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया। देखो मैंने आम नहीं खाया कि क्या होगी, तो सिंपल मैंने के लिए आई, और आपको पता है कि नोट जब लगता है, मैंने बताया है कि नोट हमेशा किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ऐसे ही नोट नहीं लगाए थे कहीं भी, तो आई डिड के साथ नोट लगेगा ना, क्योंकि जब नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। आई डिड नॉट, और वर्ब की फिर पहली फॉर्म आएगी, दूसरी नहीं आएगी। आई डिड नॉट ईट ए मैंगो,
तो हो गया इसके अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिर्फ इसी में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज होती है। अगर इसका इंटरोगेटिव करें नेगेटिव करें तो भी वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं हम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम चल रहा है। अब देखो पास्ट में चल रहा है मतलब कि चल रहा था हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होगी कि लिखा होगा रहा था, रही थे, रहे थे, ऐसे कहने का मतलब मैं आम खा रहा था। ये काम चल रहा था लेकिन कब? पास्ट में। अभी चल रहा हो तो वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, पहले चल रहा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखो कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि रहा है, कोई काम हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, लेकिन कंटिन्यू होगा वो काम। अब देखिए जरा कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, क्या है इसका? तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज और वर, वी के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर थिंग। अब देखो जैसे रहा है बना था ना, वैसे ही तो रहा था बनेगा। क्या फर्क है? जैसे मैं आम खा रहा हूं और मैं आम खा रहा था, क्या फर्क है? सिर्फ एक उसका फर्क है ना वर्ड का, क्या वो यहां पर था है वहां पर है। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है सिर्फ वही अलग है। वहां पर ई जब आर लगाया था, यहां पर हम वाज वर लगा देंगे, बाकी सारा तो वही है ना। देखो मैं आम खा रहा था, वहां पर था है, तो क्या फर्क आया था? है की जगह था आ गया ना। तो है की इंग्लिश ई जमार होती है, मतलब है का मतलब क्या है? इज, तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? था मतलब वॉज। तो सिंपल सी बात समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ वहां पर ई जमार में से कोई एक आता है, यहाँ पर वाज और वर में से एक आता है, बस इतना ही चेंज आता है, बाकी सारा वही इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आई लिखेंगे, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? तो वॉज लगता है, और वैसे भी था की इंग्लिश वॉज होती है। तो आई वॉज, V1 के साथ आईएनजी, ईटिंग, V1 मतलब पहली फॉर्म और आईएनजी ईटिंग, और ए मैंगो। तो आई वॉज ईटिंग ए मैंगो, सिंपल। अब देखो इसका इंटरोगेटिव याद रहे, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से ही हो ना किसी भी टेंस में, तो उसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाना बहुत ईजी है। क्यों? उसी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, या फिर उसी के साथ नॉट लगा देते हैं। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि मैं आम खा रहा था, क्या शुरू में आ जाए? आप क्या करेंगे इंटरोगेटिव जब इसका बनेगा कि क्या मैं आम खा रहा था, तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? जो क्या शुरू में लिखा है उसके लिए हेल्पिंग और बाहर आती है। तो इसमें तो हेल्पिंग और पहले से ही हम वॉज यूज करते हैं, तो वॉज बाहर आ जाएगी, वॉज, और बाकी वही आई ईटिंग ए मैंगो, सिंपल। क्योंकि पैटर्न तो वही है ना इंटरोगेटिव का, क्या कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ऐसी नेगेटिव हो जाएगा तो आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो, सिंपल है ना, मैं आम नहीं खा रहा था, तो आई वॉज नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो हेल्पिंग वर्ब अगर दी है तो बहुत इजी है, उसी को बाहर निकाल लेते हैं इंटरोगेटिव में, उसी के साथ नॉट लगा लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो आपको याद रखनी पड़ती है कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। अब तक हमने दो नई सीखी है, क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा आपके डिड का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। और बाकी सब में तो थी ही, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही होती है, तो वही बाहर आ जाएगी, उसी के साथ नोट लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब भी आप जानते हैं, पास्ट का मतलब पहले हो चुका था, परफेक्ट का मतलब ये होता है कोई काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। पास्ट लग गया मतलब कि पास्ट टेंस में, मतलब कि भूतकाल में पहले कोई काम हो चुका था। कैसे? कि मैं आम खा चुका था, मतलब मैं वो काम कर चुका था, उसके लिए क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब देखो इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। तो दो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, परफेक्ट टेंस की हमेशा दो आइडेंटिफिकेशन होती है, प्रेजेंट में भी थी, पास्ट में भी थी। क्या? या तो लिखा होगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे लिखा होगा, या फिर लास्ट में या था, ए थे, ई थी। मतलब जैसे कि याद है, मैंने आम खा लिया था, या था, या वह दिल्ली गई थी, ऐसे। तो वही वाली बात है, जब भी या था, ई थी आ जाए, तो या फिर चुका था, चुकी थी, कुछ भी आ जाए इन दोनों में से, तो वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो कैसे बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस? तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, V3 लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है, और अदर थिंग। अब देखो चुका है हमने बनाया ना, मैं आम खा चुका हूं, वो बना था, तो उसमें क्या फर्क आया? हूं की जगह था आ गया ना, बस। तो इसका मतलब आप जानते हैं हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा, सिंपल सी बात है। हैड हमेशा था के लिए यूज होती है, जहां पर भी था लिखा हो वहां पे हैड यूज होता है, जहां पर है हूं लिखा हो वहां पे हैज हैव यूज होता है। देखो हैज हैव तो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं ना, ही सी इट के साथ हैज, बाकी के साथ हैव, ऐसे सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन हैड तो एक ही है, हैड तो हर किसी के साथ यूज होगा, तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हैड लग जाएगा था वाले में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सबसे पहले मैं की आई बनेगी,
मैं आम खा चुका था, तो मैं की आई, उसके साथ लगता है हैड, तो यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड ही लगेगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लगेगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तो ईटन, आई हैड ईटन, उसके बाद ए मैंगो, सिंपल। आई हैड ईटन ए मैंगो, ऑब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही, हैड ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, बन गई। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सिर्फ हेल्पिंग और बाहर आ जाता है ना, तो क्या मैं आम खा चुका था, तो हैड बाहर आ जाएगा, हैड आई ईटन ए मैंगो। ऐसे ही मान लो मैंने या मैं आम नहीं खा चुका था, तो उसका क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ईटन ए मैंगो, बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, उसके साथ नॉट लगाते हैं, यही काम है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों इकट्ठे कब लिखे जाते हैं, जब कोई काम पहले शुरू हो चुका हो और अभी भी हो रहा हो। तो अगर मान लो कोई काम पास्ट में हो रहा है लेकिन शुरू उससे भी पहले हो गया है, कैसे, मैं 2 घंटे से आम खा रहा था, देखो 2 घंटे पहले शुरू हो गया काम और खा रहा था, और बात भी पास्ट की हो रही है, तो जब भी देखो टाइम आ जाए शुरू में कोई भी, 2 घंटे 2 दिन 1940 1950 10 बजे सोमवार से कोई भी टाइम आ जाए, उसके साथ रहा था रहे थे रही थी आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें इसको, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, साथ में हैड लगेगा, और बी देखो आप ना रिलेट करके देखो, प्रेजेंट वाले से रिलेट करके देखो, जो प्रेजेंट में था कि मैं 2 घंटे से आम खा रहा हूं, तो हूं की जगह सिर्फ था आया ना, तो इसका मतलब वहां पर भी हैज है था, यहां पर क्या आएगा, हैड आ जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, वहां पर हूं था तो हैज है था, यहां पर था आएगा तो हैड आएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे रहेगा। देखो सब्जेक्ट वहां पे हैज है था, यहां पर हैड है, बीन वही, V1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर थिंग, फॉर या सिंस और टाइम सब कुछ तो सेम है, सिर्फ हैज है की जगह हैड आ गया, क्यों, क्योंकि ये पास्ट वाला है, यहां पर था लिखा गया है, इसीलिए यहां पर हैज हम नहीं यूज करेंगे, हम हैड यूज करेंगे। तो बनाए, आई हैड बीन, V1 के साथ आईएनजी, आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 hours, ये फोर और सिंस वाला समझाया था प्रेजेंट के टाइम पे, प्रेजेंट टेंस में कि फोर हमेशा यूज होता है जब ड्यूरेशन टाइम हो और सिंस कोई निश्चित टाइम हो तब, तो यहां पर 4 आएगा फॉर 2 hours। अब देखो इसको इंटेरोगेटिव में बनाए तो क्या होगा, बस वही हैड बाहर आ जाएगा, क्या मैं 2 घंटे से आम खा रहा था, तो हैड बाहर आ जाएगा, हैड आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 hours। ऐसे ही नेगेटिव बनाए तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 hours, इसी के बाद नॉट लगेगा। अब देखो V1 के साथ आईएनजी लगती है, याद रखना, कई बच्चे गलती करते हैं कि V2 या V3 के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, कई बच्चे बोल देते हैं कि आई एम टोल्डिंग, टोल्डिंग तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि भाई V1 के साथ आईएनजी लगती है।